हेलो बच्चों, क्या हाल चाल है। आप लोगों का पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है। उम्मीद करते हैं कि अच्छी ही चल रही होगी। और नीट का प्रेशर आप लोगों ने ले लिया है, जिन बच्चों ने दे दिया है और जो चाहते हैं कि आगे पढ़ना है, ड्रॉप लेना है, या वो बच्चे जो प्रॉपर फ्रेश तैयारी कर रहे हैं, उन सभी लोगों के लिए एनिमल किंगडम बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। तो हमने इसलिए इसको स्टार्ट करने का सोचा। तो चलिए बिना समय गंवाए हुए हम लोग स्टार्ट करते हैं एनिमल किंगडम। ऊपर क्या लिखा हुआ है कि जब हम अपने चारों तरफ देखते हैं तो हम देखते हैं कि अलग अलग जानवर जो हैं हमारे चारों तरफ दिखाई पड़ते हैं, है ना। अलग अलग स्ट्रक्चर्स के दिखते हैं। बिल्ली दिख रही है, कुत्ता दिख रहा है, चूहा दिख रहा है, जो हमको आसपास दिखते हैं। तो लगभग मिलियन ऑफ एनिमल्स जो हैं हम डिस्क्राइब कर चुके हैं। मतलब हमने नहीं किया है, बुक में बताया जा रहा है कि इतने डिस्क्राइब हो चुके हैं मिलियंस ऑफ एनिमल्स। तो अब सवाल ये उठता है कि इतना सारा क्लासिफिकेशन की क्या ज़रूरत है। तो क्लासिफाई करना किसी चीज़ों को बहुत आसान बना देता है। सब चीज़ों को होता यह है कि अब तुम लोग फॉर एग्ज़ाम्पल क्लास के अंदर पढ़ाई करने जाते हो। क्लास के अंदर पढ़ने जाते हो तो तुम लोगों को कहा जाता है कि आकर के लाइन बनाओ या ग्रुप्स बनाओ। तो ग्रुप्स किसी न किसी बेसिस पे बनते हैं ना। जैसे लाइन बनाने की बात होती है तो लाइन कैसे बनती है कि छोटे बच्चे आगे खड़े होते हैं लेंथ वाइज, थोड़े से लंबे बच्चे उसके मीडियम में होते हैं, फिर एकदम अच्छी हाइट वाले जो है सबसे पीछे खड़े होते हैं। तो अगर उसका ग्रुप बना दें तो शॉर्ट हाइट वाले बच्चे एक ग्रुप बनाएंगे, मीडियम हाइट वाले बच्चे एक ग्रुप बनाएंगे, और जो सबसे लंबे बच्चे होंगे उनका एक ग्रुप बनेगा। तो यहाँ पे 3 ग्रुप्स बने ना। और उन ग्रुप्स में बाहर से जो कोई भी आएगा, जो पर्सनली आप सब लोगों को नहीं जानेगा, लेकिन कम से कम आप उस बेसिस पे आप क्लासीफाई हो गए, लेंथ के बेसिस पे। तो ये पढ़ना आसान होगा, इस क्राइटेरिया को पढ़ना आसान होगा कि भैया लेंथ के हिसाब से इतने इतने बच्चे इस ग्रुप में, इतने बच्चे इस ग्रुप में, इतने बच्चे इस ग्रुप में, है ना। तो कैटेगराइज करना या क्लासीफाई करना चीज़ों को आसान बनाता है। तो बजाय हम एक एनिमल को या अलग अलग एनिमल्स को पढ़ें और इतना टाइम लगाएं, तो अगर हमें पता है कि हम पढ़ने वाले हैं पॉरीफेरा को, तो उसमें सारे एनिमल्स जिनके अंदर पॉरीफेरा की कैरेक्टरिस्टिक होगी कि कौन सी कैरेक्टरिस्टिक हो सकती है पॉरीफेरा की, 9th-10th में आपने पढ़ा होगा। सेल्यूलर ग्रेड बॉडी है, बॉडी में पोर्स हैं। तो हमें पता चल जाएगा कि भाई सारे एनिमल्स को इंडिविजुअली पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, जनरल कैटेगरी से भी हमारा काम चल सकता है। क्योंकि इतनी सारी स्पीशीज़ अगर आप एक एक को पढ़ने जाएंगे तो कहाँ तक पढ़ोगे, इसलिए उनको क्लासीफाई करने की ज़रूरत पड़ती है। क्लासिफिकेशन जो है आपको ये भी हेल्प करता है कि कोई सिस्टमेटिक पोजीशन डिफाइन करता है कि क्या पोजीशन इसकी है, ऊपर है, नीचे है, बीच में है। जैसे कि आपको बताया था, क्लासिफिकेशन किया गया था आपका हाइट के हिसाब से, तो आपकी पोजीशन कहाँ है, बीच में है, लाइन के शुरू में है या बाद में है। उसी तरीके से एनिमल्स को जब हम लोग क्लासीफाई कर देते हैं तो वो किस ग्रुप को बिलोंग करता है ये उसकी सिस्टमेटिक पोजीशन बताता है। ऊपर है, नीचे है, आगे है, कहाँ है। तो बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन क्या है। जैसा कि बताया गया था कि स्ट्रक्चर और फॉर्म्स अलग अलग एनिमल्स के डिफरेंट होते हैं, लेकिन फंडामेंटल फीचर्स जो होते हैं वो तो सारी चीज़ें कॉमन। अगर एनिमल की हम बात करें तो सारे ही फीचर्स एनिमल्स के अंदर सारे ही एनिमल्स पे कॉमन होंगे कि भाई वो मूव करते हैं, वो ऐसे सांस लेते हैं, लंग से लेते हैं, गिल से लेते हैं, इस तरीके से उनका एक्सक्रीशन होता है, जो भी है। तो ये सारी चीज़ें कॉमन हैं। अब फिर भी कुछ फंडामेंटल फीचर्स हैं जो सब में कॉमन है, जैसे कि उनके सेल्स का अरेंजमेंट क्या है, मतलब प्रोकैरियोटिक है कि यूकैरियोटिक है। सिमेट्री क्या है बॉडी की, उनको एक ही हाफ में 2 हिस्सों में बांटा जा सकता है या किसी भी हाफ में बांटा जा सकता है, जिसके हिसाब से उनको बायलैटरल या बायरेडियल या रेडियल सिमेट्री में डिवाइड किया जा सकता है। सीलोम का नेचर कैसा है, सीलोम बॉडी कैविटी होती है तो उसका नेचर कैसा है भी कि नहीं है, मतलब सीलोमिक एनिमल्स हैं, ए सीलोमेट हैं, नकली सीलोम है तो स्यूडो सीलोमेट है, या उनका जो डाइजेशन का पैटर्न है, सर्कुलेशन का पैटर्न है, या रिप्रोडक्टिव सिस्टम का जो पैटर्न है, उनके हिसाब से बांटा जा सकता है। तो ये सारे फीचर्स जो होते हैं वो एनिमल क्लासिफिकेशन के लिए यूज़ होते हैं और कुछ डिस्कस्ड हैं। तो अब हम एक एक करके सब फीचर्स पढ़ेंगे। तो पहला आता है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। तो सारे एनिमल्स जो हैं, हम लोग जो पढ़ते हैं एनिमल्स में, वो बेसिकली मल्टी सेलुलर होते हैं, मतलब कई सेल से बने होते हैं, और ऑर्गेनाइजेशन जो उनका होता है वो सेम नहीं होता है। जैसे स्पॉन्जेस और सेल्स में
सेल्स तो मिलते हैं लेकिन ये प्रॉपरली टिश्यूज में डिफ्रेंशिएटेड नहीं होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहते हैं, सेल्यूलर ग्रेड बॉडी। कौन सा, स्पॉन्ज जो कि पॉरीफेरा में है उसकी बात हो रही है। तो इसमें जो है सेल्यूलर ग्रेड ऑफ सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहा जा सकता है। और यहाँ पे क्या मिलता है, डिवीजन ऑफ लेबर। डिवीजन ऑफ लेबर का मतलब हुआ कि हर सेल एक अलग काम करने की क्षमता रखता है। कुछ नर्व सेल्स होते हैं वो खाना से रिलेटेड काम करते हैं, कुछ जो है स्केलेटन वाले सेल्स होते हैं तो वो बॉडी को सपोर्ट करते हैं। तो हर सेल का डिफरेंट फंक्शन होता है, इसको कहते हैं डिवीजन ऑफ लेबर। इसी तरीके से सीलेंट ट्रेट्स में क्या होता है कि सेल का अरेंजमेंट थोड़ा सा ज़्यादा कॉम्प्लेक्स हो जाता है। यहाँ पे सेल्स जो होते हैं जो सेम फंक्शन परफॉर्म करते हैं वो ऑर्गेनाइज हो जाते हैं टिश्यूज़ में, इसलिए इसको टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं। उसके बाद क्या होता है, कुछ और लेवल आता है जिसमें कई सारे टिश्यूज़ एक जैसे बनाने वाले ऑर्गन्स को एग्जिबिट करता है, दिखाता है। जैसे प्लाटीहेलमिन्थीस है, प्लाटीहेलमिन्थीस में आपका जो है टेपवर्म वगैरह आता है। तो यहाँ पे ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। और दूसरे हायर फाइलर है जहाँ पे टिश्यूज़ को हम लोग ऑर्गन्स में ग्रुप कर सकते हैं, और हर टिश्यू एक खास फंक्शन करने के लिए स्पेशलाइज्ड होता है। दूसरे एनिमल्स में जैसे एनिलिडा यानी जो वर्म्स हैं, अर्थवर्म, वो आते हैं। आर्थ्रोपोड आपका कॉकरोच वाला फाइलम हो गया, मोलस्क हो गया, ये यूनियो है, पाइला है। तो इन एनिमल्स में जैसे एनिलीड है, आर्थ्रोपोडा है, मोलस्का है, इकाइनोडर्म है जिसमें स्टारफिश आती है, और कॉर्डेट्स है मतलब जिसमें सारे ही एनिमल्स आ गए जिसके अंदर नोटोकॉर्ड है। तो इनके ऑर्गन्स जो हैं एक एसोसिएट कर लेते हैं फंक्शनल सिस्टम बनाने के लिए, और उस पूरे का फंक्शन एक होता है, फिजियोलॉजिकल फंक्शन एक होता है। और इस फंक्शन पैटर्न को क्या कहते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब आप ऐसा समझो कि एक सेल है, सेल्यूलर लेवल की बॉडी अलग होती है जैसे कि पॉरीफेरा में हो गई। उसके बाद टिश्यू ग्रेड की बॉडी हो गई, यानी सेल्स जो है ऑर्गेनाइज होते हैं टिश्यूज़ में जैसे कि सीलेंट्रेटा में हो गया। ऑर्गन लेवल की बॉडी हो गई, मतलब टिश्यूज ऑर्गेनाइज करते हैं ऑर्गन में जैसे कि प्लैटिहेलमिन्थीस में। फिर ऑर्गन सिस्टम में आ गया इकाइनोडर्मेटा, कॉर्डेटा में। इसमें क्या कि ऑर्गन जो है मिलकर के ऑर्गन सिस्टम बनाते हैं। अपने ह्यूमंस की ही अगर हम बात करें तो यहाँ पे अगर डाइजेस्टिव सिस्टम है तो डाइजेस्टिव सिस्टम में वो ऑर्गन्स आएंगे जो डाइजेशन में हेल्प करेंगे। जैसे कौन कौन से ऑर्गन्स डाइजेशन में हेल्प करते हैं, स्टमक है, इंटेस्टाइन है, तो ये सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं। तमाम तरह की ग्लैंड्स हैं, तो ये सारे डाइजेस्टिव ऑर्गन्स हैं, यानी एक ऑर्गन सिस्टम इन्होंने बनाया हुआ है। तो ऑर्गन सिस्टम जो है अलग अलग एनिमल्स में जो है अलग अलग कॉम्प्लेक्सिटीज़ दिखाता है। कॉम्प्लेक्सिटीज़ का मतलब होता है कि कहीं पे बहुत ज़्यादा कॉम्प्लेक्स है, कहीं पे कम कॉम्प्लेक्स है। फॉर एग्जाम्पल डाइजेस्टिव सिस्टम अगर हम प्लैटिहेलमिन्थीस की बात करें तो उसके पास केवल एक ही ओपनिंग है आउटसाइड ऑफ द बॉडी, बाहर की तरफ केवल एक ही ओपनिंग है जो दोनों का काम करती है, माउथ का भी, एनस का भी। इसीलिए इसको क्या कहते हैं, इनकम्प्लीट कहते हैं, इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। क्योंकि हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम देखो पूरा है, माउथ भी है हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में, एनस भी है, लेकिन इसके पास क्या है, एक ही ओपनिंग है, और वहाँ से खाना अंदर भी जाता है और पॉटी बाहर भी जाती है ना। इमेजिन करो हमारी बॉडी ऐसी हो जाए कि जहाँ पे केवल मुंह हो और उसी मुंह से हम लोग खाना भी खा रहे हैं और उसी मुंह से पॉटी भी कर रहे हैं। ऐसा हो सकता है? ऐसा होता है, बहुत से लोग मुंह से पॉटी करते हैं। गंदी बातें करना भी मुंह से पॉटी करने जैसा होता है ना। इसलिए अच्छी बातें, आप मुंह भगवान ने दिया है आपको, इवोल्यूशन से इवॉल्व हुआ है, तो उससे अच्छी बातें करें, अच्छा खाना खाएं, ना कि पॉटी करें। पॉटी करने के लिए एनस है, एनस से ही पॉटी करें, और मुंह से पॉटी ना करें, अच्छी अच्छी बातें करें। पॉटी करने का रास्ता अलग अलग से दिया है भगवान ने आपको, उसका इस्तेमाल करें। चलो बहुत सी बातें हो गई। तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम में दो ओपनिंग्स बताई थी, माउथ होता है और एनस होता है। इसी तरीके से सर्कुलेटरी सिस्टम की अगर हम बात करें तो वो भी दो तरह का होता है, ओपन टाइप और क्लोज टाइप। ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम वो होता है जिसमें ब्लड को हम लोग हार्ट से पंप करते हैं, और सेल्स और टिश्यूज जो होते हैं एक तरीके से पूरे ब्लड के अंदर बेस्ड होते हैं। बेस्ड का मतलब नहाए हुए होते हैं, मतलब उसी के अंदर पूरा पड़े हुए थे ब्लड में, मतलब सारे टिश्यूज और सेल्स उसमें ब्लड में पड़े रहते हैं, और ब्लड जो होता है वो आउट ऑफ द हार्ट पंप होता है ओपन टाइप में। ठीक है। क्लोज टाइप में क्या होता है कि ब्लड जो होता है वो पूरा सीरीज ऑफ वेसल्स पंप करता है, सीरीज ऑफ वेसल्स, आर्टरीज, वेन्स, कैपिलरीज, ये सारा हो गया, और अलग अलग सबके डायमीटर होते हैं। कोई चौड़ा होता है, कोई पतला होता है, जैसे कैपिलरी सबसे पतली होती है, वेन्स उससे कम, और आर्टरी सबसे चौड़ी। तो उसके हिसाब से ये मतलब बंद
धमनियों में, बंद वेसल्स में ये जो ब्लड पंप होता है उसको क्लोज कहते हैं। और खुला का मतलब वो एक तरह से खुला पड़ा रहता है, ब्लड जो है उसको कोई बंद नहीं रहता है, किसी वेसल में पैक्ड नहीं रहता है। तो ये डिफरेंस है। यहाँ देखो डायग्राम भी है, इसके ऊपर देख लें। हाँ, इसके ऊपर कोई डायग्राम नहीं था। डायग्राम बहुत इंपॉर्टेंट है, सब लोग देखो। देखो रेडियल सिमेट्री दिखाया गया है। रेडियल सिमेट्री देख रहे हो किस तरीके से है। और यहाँ पर देखो क्या दिखा रहे हैं, बाईलैटरल सिमेट्री। ये भी हम लोग सिमेट्री पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा, तब अच्छे से समझाएंगे। पहले सिमेट्री पढ़ लें, फिर डायग्राम पे आते हैं। एनिमल्स को हम लोग कैटेगराइज कर सकते हैं उनकी सिमेट्री, मतलब उनकी एक तरीके से उनकी बॉडी में हम लोग बैलेंस कितना है ऊपर से देखने में, वो सिमेट्री डिफाइन करता है। जैसे स्पंजेस जो है मोस्टली एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब कोई भी प्लेन से उनको पास कराया दिया, किसी प्लेन से काटा जाएगा तो वो दो बराबर हिस्सों में बटेंगे नहीं, टेढ़े मेढ़े होंगे, है ना। हम लोग में भी बहुत से लोग एसिमेट्रिकल होते हैं ना, टेढ़े मेढ़े होते हैं। कैसे टेढ़े मेढ़े होते हैं? दिमाग से टेढ़े मेढ़े होते हैं, दिमाग सही नहीं चलता है। तो स्पॉन्जेस जो होते हैं वो एसिमेट्रिकल होते हैं, मतलब उनकी किसी भी पार्ट से आप बांट दो, किसी भी प्लेन से बांट दो, लेकिन वो दो बराबर हिस्सों में नहीं टूटेंगे, मतलब बटेंगे, टूटना नहीं है, तोड़ना क्यों है। तो जब कोई भी प्लेन सेंट्रल एक्सिस से पास करता है, अब ध्यान से सुनो, कोई भी प्लेन जब सेंट्रल एक्सिस से, बॉडी की सेंट्रल एक्सिस का मतलब हुआ बिल्कुल बीच से, बॉडी के बीच से, वो चाहे हॉरिजॉन्टल प्लेन हो चाहे वर्टिकल प्लेन हो, मतलब बेड़ा और लंबा कुछ भी हो। तो जब कोई भी प्लेन सेंट्रल एक्सिस से बॉडी के पास होता है और ऑर्गेनिजम्स को दो हिस्सों में बांटता है तो वो रेडियल सिमेट्री होती है। क्या कहती है? रेडियल सिमेट्री। जैसे सीलेंट्रेट्स, टीनोफोर्स, इकाइनोडर्म्स, इनमें ये बॉडी प्लान, तो यहीं पे क्वेश्चन बनने शुरू हो जाएंगे। क्वेश्चन तो पीछे बन रहा था, यहाँ देखो पूछ लेगा कि स्पॉन्ज में कौन सी सिमेट्री है, तो आप बताओगे एसिमेट्रिकल है। रेडियल सिमेट्री किन में ये क्वेश्चन आ सकता है, प्लस पूछा जा सकता है इंडिविजुअली कि टीनोफोर्स में कौन सी सिमेट्री, तो आपको बताना पड़ेगा रेडियल सिमेट्री। इकाइनोडर्म में क्या है? रेडियल है। सीलेंट्रेट्स में क्या है? तो हर एक इंडिविजुअली पूछा जाता है और आपको बताना पड़ेगा। फिर एनिमल्स जैसे एनिलीड, आर्थ्रोपोड एट्सेट्रा, वो ऐसे एनिमल्स हैं जिनकी बॉडी को हम लोग आइडेंटिकली लेफ्ट और राइट हाफ में केवल एक ही प्लेन से बांट सकते हैं, वो बायलैटरल सिमेट्री है। अब बायलैटरल सिमेट्री क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस में मिलता है, तो आप बताओगे एनिलीड में, आर्थ्रोपोड में, इस सब में आपको डबल सिमेट्री मिलती है, बायलैटरल सिमेट्री। देखो अब डायग्राम देखो, ये है रेडियल सिमेट्री। रेडियल सिमेट्री में दो हिस्से में बांटा गया, सेंट्रल एक्सिस से जो भी हिस्सा पास हो रहा है तो वहाँ पे दो हिस्से बराबर मिल रहे हैं, ठीक है। तो इस तरीके से थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है। ये जो स्क्वायर वाला प्लेन बन रहा है, आप वहाँ से काट सकते हो, बीच से काट सकते हो, टेढ़े से काट सकते हो, तो जैसे भी है वो दो हिस्से में बटेगा तो वो रेडियल सिमेट्री है। और यहाँ पे देखो सिर्फ और सिर्फ एक वर्टिकल लाइन से ही दो बराबर हिस्सों में ये बट रहा है, इसलिए ये बायलैटरल सिमेट्री है, ठीक है। क्रैब है ये। चलो डिप्लोब्लास्टिक, ट्रिप्लोब्लास्टिक पता है, बहुत सारे बच्चों को शिकायत रहती है, नहीं समझ आता है। तो एनिमल्स जिसमें सेल्स जो होते हैं, एम्ब्रियो एक्चुअली क्या होता है, पहले एम्ब्रियो पे आते हैं तब ये सारी चीज़ें समझ में आएंगी। एम्ब्रियो जो होता है वो जाइगोट से बनता है। जाइगोट क्या है? जाइगोट का मतलब हुआ जब मेल का स्पर्म और फीमेल का एग आपस में फ्यूज़ करता है तो पहला सेल जो हमारे शरीर का बनता है वो बनता है डिप्लॉयड जाइगोट। जाइगोट, अब उसके अंदर के सेल्स लगातार डिवाइड होते हैं और वो क्या बनाता है? एम्ब्रियो। तो एम्ब्रियो ही आगे चल के हम लोग को बनाएगा, ह्यूमंस को बनाएगा या दूसरे जानवरों को बनाएगा। तो उस एम्ब्रियो में जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है, पहले लेयर्स बनती हैं, कई सारी लेयर्स बनती हैं, और लेयर्स के बाद उन्हीं लेयर्स से ऑर्गन्स का डिफ्रेंसिएशन होता है। तो जो लेयर्स एम्ब्रियो में बनती हैं उनको हम लोग कहते हैं एम्ब्रियोनिक लेयर्स। तो जो एनिमल्स के अंदर एम्ब्रियो में सिर्फ दो लेयर्स बनती हैं वो डिप्लोब्लास्टिक कहलाते हैं। दो लेयर बाहर की तरफ एक डिफ्रेंशिएट होती है, उसको एक्टोडर्म कहते हैं, और अंदर की तरफ जो डिफ्रेंशिएट होती है वो एंडोडर्म। एक्टोडर्म बाहर की तरफ, एंडोडर्म अंदर की तरफ होती है, जैसे कि सीलेंट्रेट्स है। ये क्या है? ये डिप्लोब्लास्टिक एनिमल है। और कभी कभी क्या होता है कि एक बीच में भी एक लेयर आ जाती है तो उसको प्रॉपर हम लोग जो है मीजोडर्म नहीं कहेंगे, उसको हम लोग मीजोग्लिया कहते हैं। वो कभी कभी डेवलप हो जाती है दो लेयर्स के बीच में, शुरुआत से नहीं मौजूद होती, बाद में बनती है, और ये अनडिफ्रेंशिएटेड लेयर होती है, मतलब इसमें कोई खास तरीके के सेल्स नहीं मिलते हैं। इसको कहते हैं मीजोग्लिया। देखो
यहाँ पर देखो डिप्लोब्लास्टिक दिखाया, ट्रिप्लोब्लास्ट, पहले पढ़ लो ट्रिप्लोब्लास्टिक। और वो एनिमल्स जिसके अंदर एम्ब्रियो जो है तीसरी जर्मिनल लेयर डेवलप होती है वो मीजोडर्म कहलाती है। और एक्टोडर्म और एंडोडर्म में ये मौजूद होती है शुरू से, जैसे कि प्लैटिहेलमिन्थीस होता है। तो मीजोग्लिया से आप लोग मत कन्फ्यूज करो, ये बाद में बनती है, अनडिफ्रेंशिएटेड होती है। जबकि मीजोडर्म जो होती है वो शुरुआत से रहती है, ट्रू होती है, शुरुआत से डेवलप हो जाती है। 3 लेयर्स है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक, 2 लेयर है तो डिप्लोब्लास्टिक। डायग्राम देखो, ए वाला डिप्लोब्लास्टिक है, साफ साफ दिख रहा है, देखो एक्टोडर्म दिख रहा है बाहर की तरफ और अंदर की तरफ दिख रही है एंडोडर्म। ये जो रेड कलर की है वो मीजोग्लिया है, ये बाद में बनी और अनडिफ्रेंशिएटेड है, यहाँ पे दो कोई सेल नहीं दिख रहे हैं। और ऑन द कॉन्ट्ररी आप दूसरे वाले डायग्राम में देखो, ट्रिप्लोब्लास्टिक में इससे बाहर की तरफ एक्टोडर्म मिल रही है, अंदर की तरफ एंडोडर्म मिल रही है और बीच में जो है एक और लेयर मिल रही है मीजोडर्म। लेकिन मीजोडर्म क्या है, ये डिफ्रेंशिएटेड सेल से बनी हुई है। ये दोनों का डिफरेंस है डिप्लोब्लास्टिक और ट्रिप्लोब्लास्टिक में, कि उसमें ट्रू मीजोडर्म डिप्लोब्लास्टिक में नहीं मिलती है। वो भी कई ऑर्गेनिजम्स में मीजोग्लिया मिलती है और कई में नहीं भी मिलती है, सिर्फ 2 ही लेयर्स मिलते हैं। चलो नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं, सीलोम। तो बॉडी वॉल का प्रेजेंस या एब्सेंस होना, कैविटी का मौजूद होना बॉडी वॉल और गट वॉल के बीच में, ये एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है क्लासिफिकेशन का। फिर से समझो क्या बताया जा रहा है। एक कैविटी जगह जो बॉडी वॉल हो, मतलब जो स्किन की जो लेयर है, और जो गट वॉल है, गट वॉल का मतलब हुआ जो कि हमारा एलिमेंट्री कैनाल की जो लेयर है, स्किन की लेयर और एलिमेंट्री कैनाल के बीच की लेयर, जब एम्ब्रियो के समय बीच में दोनों की कैविटी बनती है तो उसको सीलोम कहते हैं। और अगर वो लाइंड अप होती है मीजोडर्म लेयर से, मतलब ट्रिप्लोब्लास्टिक एनिमल में ही मीजोडर्म मिलेगा, अगर वो लाइंड अप होती है मीजोडर्म से तो वो कहलाती है सीलोम। तो जो एनिमल्स में सीलोम होती है वो कहलाते हैं सीलोमेट्स, जैसे एनिलीड, मोलस्का, आर्थ्रोपोड, इकाइनोडर्म्स, हेमिकॉर्डेट एंड कॉर्डेट। बस बन गया सवाल कि कौन से एनिमल सीलोमेट्स होते हैं। ध्यान रखो, एनिलीड से स्टार्ट हुआ है, उसके बाद मोलस्का है, फिर आर्थ्रोपोड है, फिर इकाइनोडर्म है, हेमिकॉर्डेट और कॉर्डेट, सब के सब सीलोमेट्स है। मतलब एक डेवलप्ड कैरेक्टर है, क्योंकि मीजोडर्म से लाइंड अप होनी चाहिए, इसीलिए ये डेवलप्ड एनिमल्स में मिलती है। कुछ एनिमल्स में बॉडी कैविटी मीजोडर्म से लाइंड नहीं होती है, बल्कि मीजोडर्म जो होता है वो पाउचेस के तौर पे मौजूद रहता है एक्टोडर्म और एंडोडर्म के बीच में। तो ऐसी बॉडी कैविटी स्यूडोसीलोम कहलाती है, और एनिमल्स जिसके अंदर ये मिलता है वो कहलाते हैं स्यूडोसीलोमेट। अब ये कहाँ मिलती है, केवल एस्केलमेंथीस में, याद रखना तुम लोग। अब इसमें क्या बताया जा रहा है कि यहाँ पे बॉडी कैविटी जो होती है वो पाउचेज में मिलती है, और मीजोडर्म से जो होता है वो लाइंड अप नहीं होती, तो नकली सीलोम होता है, इसलिए इसको क्या कहते हैं, फॉल्स सीलोम, स्यूडोसीलोमेट्स कहते हैं। अब जिसमें होती ही नहीं है वो कहलाते हैं प्लैटीहेलमिन्थीस। अब डायग्राम देखो, देखो ये ए वाला प्रॉपर सीलोम डेवलपमेंट आपको दिख रहा है, ए वाला देखो यहाँ दिखा रहा है सीलोमेट, इस तरीके से सीलोमेट होती है। मतलब एक्टोडर्म है, एंडोडर्म है और मीजोडर्म भी है, जो मीजोडर्म से लाइंड है वो क्या है, वही सीलोम है। ठीक है, देखो पाउचेज में मिल रही है तो वो सीडोसीलोम है, जो कि एस्केलमेंथीस में मिलती है। और ए सीलोमेट देखो यहाँ पे बॉडी कैविटी है ही नहीं, सीलोम कहाँ मिल रही थी, एक्टोडर्म और एक तरीके से मीजोडर्म के बीच में मिल रही है, तो यहाँ पर वो बॉडी कैविटी है ही नहीं। तो ये हो गए एनिमल्स ए सीलोमेट। अब आप फटाफट याद कर लो, कहीं लिख लो कि सीलोमेट कौन कौन से हैं, सीडोसीलोमेट कौन से हैं, ए सीलोमेट कौन से हैं, तब आपको आप प्रिपेयर्ड हो गए। सेगमेंटेशन, कुछ एनिमल्स में बॉडी जो होती है वो सेगमेंटेड होती है, डिवाइड होती है सेगमेंट्स में, बाहर की तरफ से भी अंदर की तरफ से भी, और एटलीस्ट सारे ऑर्गन्स में ना सही, कुछ ऑर्गन्स में ही सही, और उसमें रेपिटेशन होता है ऑर्गन्स में। जैसे कि अर्थवर्म है तो बॉडी में इस तरीके का रेपिटेशन दिखता है, और ये कहलाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन। मतलब फर्स्ट सेकंड थर्ड पे ये होगा, फिर फोर्थ पे ऐसे होगा, तो कुछ रिपीट होते रहते हैं ऑर्गन्स, वो पूरा सेगमेंट्स के हिसाब से ऑर्गन्स मिलते हैं। जैसे आर्थ्रोपोड है उसमें भी सेगमेंट्स मिलते हैं, तो उसमें जो है अर्थवर्म में इस तरीके का जो बॉडी का जो पैटर्न होता है वो कहलाता है मेटामेरिक सेगमेंटेशन, और ये फिनोमेना मेटामेरिज्म कहलाता है। कुछ एनिमल्स में ऐसा होता है, जैसे कि बताया गया है यहाँ पे अर्थवर्म में। ठीक है, चलो अब आते हैं नोटोकॉर्ड पे। नोटोकॉर्ड जो है मीजोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है, मतलब मीजोडर्म से बना हुआ रॉड जैसा स्ट्रक्चर है, जो डॉर्सल साइड पे पिछले हिस्से पे एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के दौरान डेवलप होता है। नोटोकॉर्ड क्या है, आगे चल के यही वर्टिब्रल कॉलम बनाएगी, रीढ़ की हड्डी जो आप लोगों में होती है ना,
लेकिन जो बेपेंदी के लोटे होते हैं उनमें वो भी नहीं होती है। वो आपकी तरफ जाएंगे, आपकी बात सुनेंगे, दूसरी तरफ जाएंगे, दूसरी तरफ बात सुनेंगे। तो वो जो है विदाउट नोटोकॉर्ड होते हैं, विदाउट वर्टिब्रल कॉलम होते हैं, बेपेंदी के लोटे जिनको कहते हैं। खैर, नोटोकॉर्ड जो है वो मेसोडर्मली डिराइव्ड रॉड लाइक स्ट्रक्चर है जो कि पीछे की तरफ डेवलप करती है कुछ एनिमल्स में, और जिनमें मिलती है वो कॉर्डेट्स कहलाते हैं। और वो एनिमल्स जिसमें ये स्ट्रक्चर नहीं मिलता है वो कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट्स। जैसे कि पॉरीफेरा से लेके जितने भी एनिमल्स आप लोग अभी पढ़ेंगे इकाइनोडर्म्स तक, पॉरीफेरा से लेके पूरा इकाइनोडर्म्स तक, वो क्या कहलाते हैं? वो कहलाते हैं नोटोकॉर्ड वाले एनिमल, यानी जो कॉर्डेट्स कहलाते हैं। ठीक है, सॉरी, नॉन कॉर्डेट्स कहलाते हैं। पॉरीफेरा से इकाइनोडर्मेटा के अंदर नोटोकॉर्ड नहीं मिलती है तो वो कहलाते हैं नॉन कॉर्डेट्स। कॉर्डेटा तो ये सारे हो गए, इकाइनोडर्म्स के बाद जितने भी एनिमल्स हैं वो सारे कॉर्डेट्स हैं। हम लोग पढ़ेंगे धीरे धीरे करके। अब नेक्स्ट टॉपिक है क्लासिफिकेशन ऑफ एनिमल्स। ये वाला टॉपिक करके फिर एंड करते हैं। ब्रॉड क्लासिफिकेशन जो होता है वो कॉमन कैरेक्टरिस्टिक होती है, ये हमने पीछे पढ़ी। अब यहाँ पर देखो ये डायग्राम में तो किंगडम को हम लोग जो है लेवल्स ऑफ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से बांटा जा सकता है, सेल्यूलर लेवल और टिश्यू लेवल। ठीक, पहले है सेल्यूलर लेवल और टिश्यू लेवल। सेल्यूलर लेवल में सिमेट्री आ गई, यानी मोस्ट सिमेट्रिकल एनिमल्स होते हैं। बॉडी कैविटी है मोस्टली एसिमेट्रिकल है, मोस्टली एसिमेट्रिकल मतलब कोई सिमेट्री नहीं है। इनकी बॉडी कैविटी एसिलोमेट मतलब सीलोम नहीं मिलती है। और फाइलम कौन सा है? पॉरीफेरा है। अगर टिश्यू लेवल की बात करें तो सिमेट्री के दो हिसाब से बनती है, रेडियल और बाइलैटरल। रेडियल क्या है? सीलोमेटा भी होते हैं रेडियल में भी, मतलब जिसके अंदर कोई सीलोम नहीं मिलती। कौन से हैं? सीलेंट्रेटा और टीनोफेरा, इसमें भी कोई सिमेट्री नहीं मिलती, मतलब रेडियल सिमेट्री मिलती है पर कोई सीलोम नहीं मिलती है। बाइलैटरल को फिर हम लोग कैसे बांट सकते हैं? एसीलोमेट यानी विदाउट बॉडी कैविटी जो कि प्लैटिहेलमिन्थीस में है। फॉल्स सीलोम मिलती है, सीडोसीलोमेट बताया था आपको एस्केलमिन्थीस। और ट्रू सीलोम जो है वो किसमें मिलती है? एनिलीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा और हेमिकॉर्डेटा, साथ में कॉर्डेटा, इस सारे में ट्रू सीलोम मिलती है। तो इतना आपको इससे डायग्राम से क्लियरली हो जाएगा कि सेल्यूलर लेवल ऑर्गेनाइजेशन पॉरीफेरा में मिलता है, एसीलोमेट्स होते हैं, कोई सीलोम नहीं होती, और एसिमेट्रिकल होते हैं। टिश्यू लेवल पे हम लोग जाएंगे तो दो सिमेट्रीज मिलती है, रेडियल और बाइलैटरल। रेडियल वाले एसीलोमेट्स होते हैं यानी विदाउट सीलोम, वो वाला उसका एग्जाम्पल है सीलेंट्रेटा और टीनोफोरा। और बाइलैटरल वाले जो होते हैं वो तीन तरह से बांटे जा सकते हैं, एसीलोमेट जैसे कि प्लैटिहेलमिन्थीस, स्यूडोसीलोमेट, एस्केलमिन्थीस, और ट्रू सीलोम यानी सीलोमेट्स, ये सारे एनिमल्स यानी लीडा, आर्थ्रोपोडा, मोलस्का, इकाइनोडर्मेटा, हेमिकॉर्डेटा और कॉर्डेटा। तो इस तरीके से ये यहाँ पे कंप्लीट हुआ। अब हम लोग एक एक फाइलम थोड़ा थोड़ा करके पढ़ेंगे जो अलग अलग सबके फीचर्स हैं। तो फाइलम पॉरीफेरा हम लोग जो है नेक्स्ट टर्न पे टेकअप करेंगे। उम्मीद कर रहे हैं कि आप लोगों को भाई लोग पसंद आ रहा है बच्चों, है ना? तो आप लोग जरा सा कमेंट करो भाई, पूछे आप लोग, कुछ पूछो तो कुछ बताएं, फिर कुछ पूछो फिर हम बताएं। इस तरीके से साइकिल निरंतर चलती रहे। और सब्सक्राइब का तो फंडा ये है बेटा, आ करके आते हो, देखते तो बहुत हो तुम लोग, लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हो। तो क्या सब्सक्रिप्शन पता नहीं क्या कैसे करना होता है, थोड़ा सा 1 सेकंड लगता है, वीडियो ख़त्म हो जाता है, बेल आइकन रहती है उसको प्रेस कर दो, क्या जाएगा तुम्हारा? कुछ नहीं होगा। अगला वीडियो जब भी आएगा तुम लोग को नोटिफिकेशन मिलेगी और आगे वीडियोस पॉपुलर होंगे। कुछ फ़ायदा हमें होगा, कुछ फ़ायदा तुम्हें होगा, कुछ फ़ायदा उन बच्चों को होगा जिनके पास वो वीडियोस जाएगी, अगर शेयर भी कर दोगे तो। तो ये सारी बातें तो बहुत उबाऊ हो गई, कहते थे लाइक करना, शेयर करना, कमेंट करना, ये नहीं कह रहे हैं हम, लेकिन आप लोग जो है थोड़ा सा सब्सक्राइब करो, उसमें कुछ होता नहीं, बस एक बार आप प्रेस कर दोगे तो आपको सारे नोटिफिकेशंस मिलते रहेंगे। बेल आइकन पे प्रेस करना मत भूलना। इस बार हम देखेंगे कि कुछ हमारे सब्सक्राइबर्स आप लोगों ने बढ़ाए या नहीं बढ़ाए, कि सिर्फ देख के चले जा रहे हो तुम लोग। चलो, बहुत सारा भी हमको करना है, तुम लोगों की तैयारी करानी है। पॉरीफेरा और एक चैप्टर बहुत बड़ा है, बहुत बच्चों को समझ में नहीं आता है, तो यहीं पे एंड करते हैं। तो जैसा कहा है आप लोग वैसा सुनना, ठीक है? और पढ़ाई लिखाई करते रहो, टाइम मत वेस्ट करो। चलो, ऑल द बेस्ट।